हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोंटर स्पेस लिमिटेड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस शेयर में एंट्री का मौका कब मिल सकता है। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका शेयर प्राइस डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2023 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, फिर ये शेयर काफी डाउन चला गया। इसने जो लो लगाया था मार्च 2024 में, जब ये शेयर 61 रुपए का ट्रेड कर रहा था, फिर अप्रैल तक थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर जून के बाद इसमें काफी तेजी से रैली आई, फिर ये 193 रुपए का हाई लगाया। अभी बात करें तो पिछले महीने इसने 127 के लेवल पे सपोर्ट लिया, जो कि देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया, फिर तेजी से रिकवरी हुई, लेकिन 160 के लेवल पे होल्ड नहीं कर पाया, फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया और 136 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ चार्ट देखने से दो चीज समझना काफी जरूरी है कि यह जुलाई के बाद से इतनी तेजी से रैली क्यों आई और करंट टाइम में ये शेयर प्राइस इतना वीक क्यों दिख रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है कोंटर स्पेस लिमिटेड। जैसा कि स्पेस नाम से ही क्लियर है कि ये को वर्किंग स्पेस की सर्विस देते हैं, जहां पे ये कमर्शियल स्पेसेस के लीजिंग और मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो इसका शेयर भी लॉट में आता है। लॉट साइज की बात करें तो 600 क्वांटिटी का लॉट है। 136 रुपए के शेयर प्राइस के हिसाब से 82 से 85 हजार रुपए का एक लॉट साइज होता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये देख सकते हैं कि 100 करोड़ से कम की मार्केट कैप है। 84.2 करोड़ की स्टॉक पी की बात करें तो 34.5 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 18.4% का काफी हेल्दी दिख रहा है। इसी के साथ आरओई भी 14.6% का, मैं इसे हेल्दी तो नहीं कहूंगा लेकिन एवरेज दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 136 रुपए का है। इसने 200 का हाई लगाया और 52 लो की बात करें तो 59 रुपीज का ट्रेड हुआ है। तो दोस्तों, ये कंपनी एसएमई स्टॉक जो हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, और इस शेयर को मैंने 1 महीने पहले स्टडी किया था, फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कर रहा था, और जैसे ही सितंबर में हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मैंने इस कंपनी पे फर्दर स्टडी की और क्या कुछ फाइंडिंग्स रही वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पिछले साल सितंबर 2023 की बात करें तो 4.6 करोड़ की जो रेवेन्यू थी वो बढ़कर के 7.92 करोड़ की हो गई है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो 96 लाख का था वो 1 करोड़ 45 लाख का हुआ है। तो यहाँ पे YoY बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर पिछले हाफ ईयरली रिजल्ट से कंपेयर करें तो मार्च 2024 में 6.38 था। हालांकि यहाँ पे ग्रोथ है लेकिन काफी सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे 1 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो वहाँ पे भी 46% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.67% से बढ़ करके 33% का अप्रोक्सीमेटली शो कर रहा है, जो यहाँ पे क्लियरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें जो कि 40% था, उससे काफी कम है। इंटरेस्ट की बात करें तो पिछले हाफ ईयरली रिजल्ट से यहाँ पे थोड़ा सा डीग्रोथ है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का लेवल देख सकते हैं कि काफी तेजी से बढ़ा है, जो कि 37 लाख रुपए का था वो बढ़ करके 88 लाख रुपए का हो गया। तो पिछले 6 महीने में डिप्रिसिएशन इनका डबल हो गया है। तो दोस्तों, इनके अगर एनुअलाइज्ड रिजल्ट में नजर डालें तो यहाँ पे 2021 में देख सकते हैं कि 3.9 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़कर के 4 करोड़ का हुआ, फिर 10 करोड़ का हुआ, फिर 13 करोड़ का रेवेन्यू। अभी टीटीएम बेसिस पे 14 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 13 करोड़ का जो रेवेन्यू था, यहाँ पे ग्रोथ तो हुई है 1.5 करोड़ रुपए की, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें जो 2 करोड़ का था वो 2.4 करोड़ रुपीज का हो गया है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मुश्किल से 20% की ग्रोथ है। लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने पास्ट में ग्रोथ किया, मुझे लगता है कि ये जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया था कुछ खास ग्रोथ रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे बोरोइंग का लेवल देख सकते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए की जो बोरोइंग थी थोड़ा सा कम हुई है, जो कि 4.43 करोड़। अगर यहाँ पे शेयर और रिजर्व कैपिटल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर से सेम ही है। तो यहाँ पे कोई नया शेयर इशू नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि CWIP जो 4 करोड़ रुपए का दिख रहा था यहाँ पे 0 है, यानी कुछ तो असेट यहाँ पे इन्होंने बिल्डअप की है, जो कि 4 करोड़ रुपए का फिक्स्ड असेट देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है, जो कि 9.03 करोड़ का था, जो बढ़ करके सितंबर 2024 में 16.6 करोड़ का हो गया है। तो अदर असेट्स पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 लाख से बढ़ करके 19 लाख का हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 7.59 से घट करके 6.8 रह गया है। हाँ, जो कि हमने डेट में भी रिडक्शन देखने को मिला था यहाँ, इसीलिए यहाँ पे कैश पोजीशन भी इनकी कम हुई है। साथ ही साथ अदर असेट में भी देख सकते हैं कि 10 करोड़ रुपए की असेट है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों, कैश फ्लो पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी पुअर है, जो कि है 32 लाख रुपीस की। अगर FY23 की बात करें तो इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया था, लेकिन FY24 में जहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, कैश सिर्फ 32 लाख रुपीस ही जनरेट हुए हैं। अगर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात
बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 करोड़ रुपए का पॉजिटिव में शो कर रहा है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्होंने शेयर से 16 करोड़ रुपए रेस किए हैं और 524 में ही इनका आईपीओ आया हुआ था। तो रशियस वाले सेक्शन पे एक नजर डालें तो यहाँ पे डेप्टर डेज देख सकते हैं कि जो कि 1.69 दिनों का है वो बढ़कर के 2.52 डेज का हो गया। तो यहाँ पे कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, डेप्टर डेज काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। साथ ही साथ यहाँ पे आरओसी भी देख सकते हैं जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर FY23 में 49% का था, अभी घट करके 18% का फाइनेंशियल ईयर FY24 में शो कर रहा है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट बनी हुई है, साथ ही एफआईज की कोई होल्डिंग नहीं है, डीआईज की निग्लिजिबल सी 1.6% की होल्डिंग है, साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग इसमें 28% की है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 700 जो इन्वेस्टर थे वो घट करके 644 हो गए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों यही होता है जब किसी शेयर में अकुमुलेशन होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाते हैं। जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा था कि जून के बाद इसमें शेयर प्राइस जंप हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी घटते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि काउंटर स्पेस लिमिटेड जो कि कोवर्किंग स्पेस में एक सर्विस और मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, ये एक एसएमई स्टॉक है और इसका स्टॉक भी जो जुलाई के बाद से काफी तेजी से रैली आई, लेकिन करंट टाइम में थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बट जो लेटेस्ट हाफ ईयरली रिजल्ट आया कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पे डेट का लेवल जो था वो कांस्टेंट ही बना हुआ है, तो बैलेंस शीट में कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। कैश फ्लो की बात करें तो FY24 में कोई खास कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ और इसी दौरान इन्होंने आईपीओ से 16 करोड़ रुपए रेस किए। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर घट गया है, जैसा कि जुलाई के बाद इस शेयर में रैली आई थी तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर में कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो समझना सबसे जरूरी है कि जुलाई के बाद से यहाँ पे रैली देखने को क्यों मिली और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम क्यों है। अगर ये रैली आई थी तो कुछ तो ऐसा खास रहा होगा, चाहे वो फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री रही हो या फिर बिजनेस में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो क्या एग्जैक्टली था वो चलिए डिस्कस करें। तो मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही चलिए उसको डिस्कस कर ले ताकि हम समझ पाए कि ये रैली क्यों आई थी और करंट टाइम में शेयर वीक क्यों दिख रहा है। तो दोस्तों कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी 2018 में स्टेब्लिश हुई है और ये स्पेस एज ए सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कोवर्किंग स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एक स्टार्टअप था वीवर्क जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी का आईपीओ आया था 2019 में और 2022 में इसकी डीलिस्टिंग हुई। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अप्रैल 2023 में इनकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग हुई थी। आखिर इनके बिजनेस में क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसको डीलिस्ट करना हुआ, तो 1-2 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले एक कोवर्किंग स्पेस में जो भी कंपनी काम करती है उनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी करती क्या है कि पहले कोई भी डेवलपर से या फिर प्रॉपर्टी ओनर से बात कर लेते हैं, फिर वो स्पेस ले लेते हैं, वहाँ पे जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत होती है अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसको लीज आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मार्जिन होता है, लेट से आपने 10,000 स्क्वायर फीट 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने रेंट पे ले लिया, आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ले लिया प्रॉपर्टी ओनर से, फिर उसको 3500, 4,000, 6,000 जो भी आपको रेट मिले उस पे मल्टीपल लोगों को लीज आउट कर दिया। जो बीच का मार्जिन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो सेम कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री का बिजनेस और कोवर्किंग इसमें सिमिलर ही तरीके का है। जैसे कि बैंक एक डिपॉजिट लेता है और फिर उनको लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक उसी तरह से कोवर्किंग स्पेस में जो कंपनीज काम करती हैं प्रॉपर्टी लीज पे लेती हैं, फिर जो मल्टीपल लोगों को वो लीज आउट करती है। तो यहाँ पे ये कंपनी के पास जो सबसे बड़ा इशू आता है, जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर असेट लायबिलिटी मिसमैच होता है तो एक बैंक फेल हो जाता है। इसी तरह अगर ये कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अगर वो जल्द से जल्द रेंट आउट न कर पाए तो यहाँ पे इनको जो भी रेंटल प्राइस होगा अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनको नुकसान होने लगा। तो वीवर्क इसी चीज में वो फेलियर हो गए क्योंकि उन्होंने 5 से 10 साल के लिए प्रॉपर्टी तो ले ली, प्रॉपर्टी अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए दिया और वो छोड़ करके चले गए तो उनको रेंट तो प्रॉपर्टी ओनर को देना ही पड़ेगा और इसमें इनका नुकसान होने लगा, इसलिए ये कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। लेकिन काउंटर स्पेस की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा सा हट करके काम करती है, बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स है। तो पास्ट में भी इन्होंने इस तरह से काम किया था, बट अभी करंट टाइम में जो भी ये प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ पे कोशिश करते हैं कि पहले कोई बड़ा इनका क्लाइंट बन जाए जो 50% कैपेसिटी को डे 1 पे यूटिलाइज कर ले, ताकि बची हुई कैपेसिटी को ये ओवर टाइम यूटिलाइज कर लेंगे। अगर 3 से 4 महीने में भी यूटिलाइज कर लें तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि सितंबर 2023 में 40% का था, फिर इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी ली, यहाँ से रेवेन्यू तो 50% का जंप हुआ, लेकिन देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टेम्परेरी बेसिस पे 23% का हो गया। लेकिन जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ा यहाँ पे 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये जो नए
नया इन्होंने प्रॉपर्टी ली है, ये जैसी 100% ये यूटिलाइज हो जाएगी, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्दर 40% का बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों अगर ये काउंटर स्पेस की बात करें तो ये फर्स्ट कोवर्किंग स्पेस लिस्टेड कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। तो ये कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करते हैं। तो दोस्तों अगर इनके कोर बिजनेस मॉडल की बात करें तो वही है कि पहले ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं, फिर लीज आउट करते हैं। यहाँ पे जो भी पर सीट बेसिस पे ये सिंगल या मल्टीपल क्लाइंट्स को ये सब लीज करते हैं प्रॉपर्टीज को। अभी करंट टाइम में जिस सेगमेंट की बात करें तो ये लग्जरी कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। तो दोस्तों इनके करंट ऑपरेशन कैसे काम कर रहे हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने डिफरेंट लोकेशन और उनकी कैपेसिटीज बताई। तो थाने वेस्ट में इनकी 750 सीट्स की कैपेसिटी है, पुणे में 300 सीट्स की कैपेसिटी है, साथ ही साथ पोर्ट मुंबई में 60 सीट्स की कैपेसिटी है और यहाँ पे मैनेज्ड ऑफिस भी है और यह सिंगल क्लाइंट को इन्होंने लीज आउट किया है। साथ ही साथ बीकेएससी मुंबई में भी 120 सीटें हैं और टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 1230 सीट थी ये आपके फाइनेंशियल ईयर FY24 तक। लेकिन इन्होंने कैपेसिटी रिसेंटली डबल की है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो सितंबर का रिजल्ट आया है यहाँ पे 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। यहाँ पे 2500 सीट्स की कैपेसिटी बिल्डअप की है। ये यूटिलाइजेशन जैसे बढ़ेगा इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि जो भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब हो वहीं पे सारे इनके सेंटर्स हो ताकि क्लाइंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो दोस्तों इनका एक्सपेंशन प्लान भी काफी एग्रेसिव है, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इनका अपकमिंग सेंटर महापे नावी मुंबई में ओपन हो रहा है जो 1 जून से ऑपरेशनल हो गया है। 50% प्री बुक्ड हो गया है जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी के साथ अंधेरी ईस्ट में 15 जुलाई से ऑपरेशन शुरू हो गया है। साथ ही साथ मैनेज्ड ऑफिस बीकेसी में एडिशनल सेंटर ये कैटर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो दोस्तों इनका फ्यूचर टारगेट्स की बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकल करके बैंगलोर, हैदराबाद और एनसीआर रीजन में भी जाना चाहते हैं। इनकी गोल है कि 10,000 सीट्स FY26 तक बिल्ड अप कर ले। तो करंट टाइम में जैसे कि बताया कि FY24 तक 1200 सीटें थी, लेकिन अभी पिछले 6 महीने में इन्होंने 2500 सीट तो एक्वायर कर ली है, बट अभी लीज आउट कम्प्लीटली नहीं कर पाए। जो ऑपरेशन इनका जून जुलाई में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगला जो मार्च का हाफ ईयरली रिजल्ट आएगा वहाँ पे ये अगर यूटिलाइजेशन 2500 सीटों का कर लेते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ ये प्लान कर रहे हैं कि हर साल कैपेसिटी को डबल कर लिया जाए। तो करंट टाइम में जैसे बताया कि 2500 का सीट ऑलरेडी बिल्डअप की है, लेकिन FY25 में फर्दर प्लान है कि 2500 से 5000 सीटें बिल्डअप कर लें और FY26 में फर्दर डबल करें और इसको 10,000 सीटों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इस मामले में कंपनी में 100% की ग्रोथ YOY बेसिस पे देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा कंसर्न था बाकी इन्वेस्टर्स का भी, अभी समझ सकते हो कि ये 100% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से सितंबर का क्वार्टर थोड़ा सा वीक हो गया क्योंकि मार्च में अगर 6.38 करोड़ का इनका सेल्स था तो अभी तक कम से कम 9 से 10 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था और साथ ही साथ प्रॉफिट भी कम से कम 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए था। तो दोस्तों आप ये समझिए कि एक्चुअल में हुआ क्या हुआ, ये कि जब इनका FY24 का रिजल्ट आया तो इन्होंने कमेंट्री की है कि तो हम हर साल सीट्स को डबल करने वाले हैं और FY26 तक 10,000 सीट्स लेके जाएंगे और उन्होंने 1200 से 2500 सीट एक्वायर भी कर ली और इसी वजह से शेयर प्राइस भी देख सकते हैं कि 193 का हाई लगाया है। लेकिन करंट टाइम में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन रिजल्ट जैसे ही आया तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जितनी कैपेसिटी लिए थे उतनी तेजी से लीज आउट नहीं कर पाए, ऑपरेशन थोड़ा सा डिले हो गया और यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन आया। इसी वजह से शेयर प्राइस में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि 160 रुपए का ट्रेड कर रहा था वो अभी 136 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री साथ ही साथ उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है कैसे शॉर्ट टर्म में भी शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों काउंटर स्पेस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने कई ऐसे SME स्टॉक रिकमेंड किए हैं जो कि मोर देन 100% की ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं और काफी अच्छा हाफ ईयरली और क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर आप वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कुछ HNI सर्विस है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें जो कि FY24 फाइनेंशियल ईयर की है, तो दोस्तों इनकी EBITDA मार्जिन की बात करें तो FY23 में 43% का था, लेकिन FY24 में घट करके 36% हो गया। जैसा कि रेंट आउटफ्लो हो गया BKC सेंटर की वे
इनिशियल वैकेंसी पीरियड में, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि H1 FY25 में ये इम्प्रूव होगा। और हमने देखा भी कि 23% से बढ़ करके 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों इनका कुछ कैपेक्स भी लग रहा है 3000 से 4000 पर स्क्वायर फीट, डिपेंड अपॉन दी लोकेशन और इंटीरियर डिजाइन किस तरीके करते हैं, तो उस हिसाब से कैपेक्स इनका लगता है। और इन्होंने बताया कि 1 लाख स्क्वायर फीट के लिए इनका 30 से 40 करोड़ रुपए का कैपेक्स करना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल भी देख सकते हैं कि बिजनेस में कैश अक्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में है और यहाँ पे बिजनेस से कैश फ्लो अक्रू नहीं हो रहा है और इनका जो भी कैपेक्स में पैसा चला जा रहा है। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने कास्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजीज भी बनाई है, क्या है चलिए उसको भी डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इनका मेजर जो कास्ट कंपोनेंट है वो रेंटिंग है। जैसा कि ये प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो यहाँ पे 40 से 50% जो रेवेन्यू है ये तो प्रॉपर्टी ओनर्स को चला जाता है, तो यही इनका मेजर एक्सपेंस होता है। तो अगर इनको प्रॉपर्टी लेना है तो ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, 50% रेवेन्यू तो रेंट में ही चला जाएगा। लेकिन जितनी जल्दी ये यूटिलाइजेशन बढ़ा लें, जल्द से जल्द नए क्लाइंट्स को एक्वायर करके उनको प्रॉपर्टी लीज आउट कर ले, उतना बेटर होगा इनके बिजनेस के लिए। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि ये काफी रिस्क अवर्स अप्रोच कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और 50% प्री बुकिंग हो जाती है, उसके बाद ही ये कोई भी सेंटर लॉन्च करते हैं ताकि मिनिमम कैश बर्न हो सके। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया 50% प्री बुकिंग वाला, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर कोई सेंटर लॉन्च करते हैं और ये डे 1 से प्रॉपर्टी ओनर को रेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर इनकी प्री बुकिंग हो जाती है तो इनका कैश बर्न मिनिमम होगा और बाकी 50% जो भी स्पेस है जल्द से जल्द लीज आउट करें तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर ये इसी अप्रोच से फ्यूचर में भी काम करते हैं तो मुझे लगता है ये बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर सकता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों इन्होंने FY25 का ग्रोथ टारगेट भी दिया। इन्होंने बताया कि टॉप लाइन को डबल करने का प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ सीट कैपेसिटी को फर्दर बढ़ाएंगे, जो कि 2500 से 5000 सीट विद इन FY25 ये बनाने का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ग्रोथ पे तो फोकस है लेकिन कंजर्वेटिव और सस्टेनेबल अप्रोच पे ही ये काम करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि FY24 में 13 करोड़ का अगर रेवेन्यू है तो FY25 में 25 से 26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन अभी TTM बेसिस पे 6 महीना हो गया, अभी सिर्फ 14 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा टारगेट से पीछे चल रहे हैं, या फिर ये मार्च के हाफ ईयरली रिजल्ट में काफी अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट करे तब जाकर के ये टारगेट अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कोंटेंट स्पेस लिमिटेड पिछले 4-5 सालों से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका अभी करंट टाइम में मैनेजमेंट की बात करें तो मोर देन 100% की एवरी ईयर ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो करंट टाइम में जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट 10 करोड़ का रेवेन्यू इनका होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की 13 करोड़ का रेवेन्यू था, उस हिसाब से इनका FY25 में जो टारगेट दिया है डबल का दिया था, तो 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन अभी भी TTM बेसिस पे 14 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है ये टारगेट से थोड़ा सा पीछे, इस वजह से इसका शेयर प्राइस में लगातार लोअर सर्किट दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यही सारी चीजें अब एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी उभर के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर करंट टाइम में सिर्फ यूटिलाइजेशन जो FY25 का इनका टारगेट है, अगर फर्स्ट हाफ में अचीव नहीं हुआ, अगर सेकंड हाफ में अचीव हो गया तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में एक बार ये कंसोलिडेट करे और फ्लैट हो जाए तो यहाँ पे एंट्री के मौके मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये शेयर को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान हुआ तो आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।